Hello, students. Welcome back. Uh, Students, last time we were discussing subject, uh, and I told you that in a sentence you have two parts: subject and predicate. Uh, so, subject is actually doer of an action, and the predicate tells us something about the subject. So, let's look at a formal definition of predicate. The part of a sentence or clause containing a verb and stating something about the subject. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसमें एक वर्ब है और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लॉज का जिक्र आया है। ग्रामर में आपके पास कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं और दूसरे ग्रुप को हम क्लॉज कहते हैं। जो फ्रेज है वो एक ऐसा मजमुआ है जिसका खुद से कोई मतलब नहीं होता। इट डजंट गिव अस कंप्लीट सेंस, जो कि एक सेंटेंस का होता है। वेयर एज जो क्लॉज होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन उसको अगर हम देखें इन आइसोलेशन, तन्हाई में अगर हम उसे देखें तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सेंटेंस, उसका एक कंप्लीट सेंस है। और उसकी वजह यह है कि क्लॉज का भी एक सब्जेक्ट होता है एंड देयर इज़ अ प्रेडिकेट। सो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। सो द एग्जांपल इज़ गैरी वेंट होम। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के दो हिस्से कौन से हैं? एक हिस्सा तो गैरी है जो कि एक सब्जेक्ट है, he is the doer of an action, and the second part is went home, which is uh, telling us something about the subject, that what is Gary doing. So that is the predicate. अब स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट सेंटेंस को अगर हम खींचते हैं, which is possible if we want to extend a sentence for any reason, that is of course grammatically correct. तो इसमें इस एक्सटेंशन का एक कंसेप्ट है। पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल ग्राउंड। अब स्टूडेंट्स, इसमें सेंटेंस का ये वाला हिस्सा, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें आपके पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इन दिस केस इट्स वी। बाकी जो हिस्सा है वह प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट्स टेलिंग अस समथिंग अबाउट द प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, अब इसी चीज को मैं खींचता हूं, आई एक्सटेंड द सेंटेंस टू मेक इट मोर क्लियर, मोर इलेबोरेट। इन द स्कूल ग्राउंड, स्टूडेंट्स, आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि इस हिस्से को मैंने बोल्ड फेस किया है, एंड दिस इज एक्सटेंशन ऑफ predicate. Means the predicate is extended for clarity. इसकी जो अब्रीविएशन है वो है EOP। तो इस तरह से आपको बेशुमार सेंटेंसेस मिल जाएंगे जिसमें a predicate is extended. स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स का बताया था और आपसे सिर्फ इतना कहा था कि डू रिमेंबर दैट a helping verb helps the main verb. अब सेंटेंस में जो एक्शन है वो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाएगा, वो आपको मेन वर्ब दिखाएगा। हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ इतना होगा कि वो आपको ये बताएगा कि एक्शन जो है वो किस
ज़माने में हो रहा है उसका टेंस क्या है, यानी वो पास्ट टेंस है, इज इट द प्रेजेंट टेंस, या वो फ्यूचर टेंस है। आए ज़रा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प्स another verb। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ चेंजेस है इसका मतलब ये है कि उसके साथ जो वर्ब आ रहा है, यानी जो मेन वर्ब है, आ, उसकी सपोर्ट के साथ साथ ये उसका ज़माना भी हमें बताएगा, उसका टेंस हमें बताएगा कि कोई काम कब हो रहा है। और इसकी एग्जांपल्स की बात अगर की जाए तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी हैं जो कि आम तौर पे आपको स्पोकन और रिटन इंग्लिश में मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल एम, इज़, आर, was, were, being, been, do, does and did। तो आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है, यानी जिसमें कोई एक्शन हो रहा होता है, वो हमें मेन वर्ब बताता है, और वो एक्शन कब हो रहा है, किस ज़माने में हो रहा है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है। और स्टूडेंट्स, आखिर में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। यहाँ पे मॉडल की स्पेलिंग आपने याद रखनी है, क्योंकि ये अक्सर मिसस्पेल हो जाती है। इट इज़ MODAL, मॉडल। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में आपको इस टाइप के वर्ब्स भी मिल जाएंगे। आए पहले इनकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट लाइकलीहुड, अबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। स्टूडेंट्स, आपको अगर ये बताना हो कि कोई सब्जेक्ट जो है उसकी अहलियत क्या है, काबिलियत क्या है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिक्वेस्ट, ड्यूटीज़ दैट इज़ ऑब्लिगेशंस, अगर कोई एडवाइस हो यानी मशवरा, अगर कोई हुक्म हो यानी ऑर्डर, सजेशन हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must, ought to and used to। अब स्टूडेंट्स, सेंटेंस में हमारे पास एक चीज़ है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन दी है, और आपने कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग भी नोट करनी है। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट हमें सब्जेक्ट के बारे में, उसकी जो फितरत है उसके बारे में हमें बताता है। ये हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी मालूमात देता है। इट कैन बी अ नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और अ नंबर। इसकी कुछ टाइप्स हैं। उसमें आपके पास नाउन है, ये एक नाउन भी हो सकता है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, यानी कोई डिजिट हो सकता है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है ये भी एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। सिंपल अल्फाज में जो नाउन फ्रेज है आ, वो एक फ्रेज है, और फ्रेज का मैं आपको आ, पहले बता चुका हूँ कि ये अल्फाज का वो मजमुआ है जिसको अगर सेंटेंस से हट के देखें तो ये हमें कोई मायने नहीं देता। और इसके ऑपोजिट मैंने आपको बताया था कि क्लॉज है जो कि उसका सब्जेक्ट भी होता है एंड इट हैज़ अ प्रेडिकेट, और वो एक मिनी सेंटेंस है, उसका एक कंप्लीट सेंस है। इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। तो अगर कोई भी फ्रेज हमें नाउन का काम दे उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट। आप देख रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 1 है ही इज फैट, और एग्जांपल नंबर 2 है ही इज अ पॉपुलर पर्सन। स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट ही है, यानी डूअर ऑफ एन एक्शन जो है वो कोई मेल है। पहली एग्जांपल में जो फैट है ये एक कॉम्प्लीमेंट है। वो क्यों? ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, उसकी नेचर क्या है, सब्जेक्ट की नेचर क्या है। वो शख्स मोटा है, तो मोटापा जो है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास जो पॉपुलर पर्सन है वो एक कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज ही। और स्टूडेंट्स अभी हम ज़रा वर्ब को देखते हैं कि ये क्या है। वर्ब तो खुद एक पार्ट ऑफ स्पीच है, और एक सेंटेंस में इसका बड़ा अहम रोल होता है बिकॉज ऑल द एक्शन दैट इज इन्वॉल्व इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ब। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और टेल्स अस द स्टेटस ऑफ अ पर्सन और थिंग। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि वर्ब जो है हमारे पास वो लफ्ज़ है जो कि हमें एक्शन बताता है, या किसी शख्स या चीज़ की हालत जिसे हम इंग्लिश में स्टेटस कहते हैं उसके बारे में हमें मालूमात देता है। और इसकी 3 फॉर्म्स हैं, इट हैज़ 3 फॉर्म्स, 3 टाइप्स हैं इसकी, 3 तरह की शक्लें हैं। तो यू कैन सी इन द टेबल that I have listed 3 forms of different verbs. So you have first form, second form and third form. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्म है दैट्स इन द फर्स्ट column, second form is in the second column and third form is in the third column. So यहाँ पे आपके पास जो 4 वर्ड्स हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स दी हैं। टेबल में हमारे पास है पहला वर्ड जो है गो है, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है। इसी तरह दूसरा वर्ड कम है, सेकंड फॉर्म केम है और थर्ड फॉर्म कम है। थर्ड वर्ड हमारे पास ड्रिंक है, सेकंड फॉर्म ड्रैंक है और थर्ड फॉर्म ड्रंक है। और आखिर में हमारे पास जो वर्ब है वो स्लीप है, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स दोनों हमारे पास स्लेप्ट हैं। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि वैसे स्लाइड पे ये चीज़ मेंशन नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ग्रामर में इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम ज़रा अपने टेंसेस पे आते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो वर्ब है जिसकी थोड़ी देर पहले हमने 3 फॉर्म्स भी देखी,
इसका सेंटेंस में बड़ा ही अहम रोल है, यानी ये हमें एक्शन बताता है कि एक सेंटेंस में अगर एक्शन हो रहा है तो वो क्या है, किस तरह का एक्शन हो रहा है। स्टूडेंट्स, हमारे पास इन टोटल 12 टेंसेस हैं। सारे टेंसेस तो हम नहीं देखेंगे बिकॉज़ शायद आप इसके बारे में पहले से जानते हो या रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के कोर्स में आप इन्हें पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ वो टेंसेस आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपके ईएसपी के कोर्स में है, और जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है वो आपके कोर्स का हिस्सा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक सादा सी डेफिनेशन देखते हैं टेंस की। टेंस जो है वो बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड, टेम्पस, वहाँ से ये निकला है। और इसका मतलब टाइम है, यानी टेंस हमें टाइम बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इसका दूसरा नाम भी है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अगर आपको ये नाम कहीं पे नज़र आए तो आप कंफ्यूज ना होना। आ, अच्छा, स्टूडेंट्स, इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट रूटीन वर्क, हॉबीज, हैबिट्स, थॉट्स, ओपिनियंस एंड फैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रोज़मर्रा का काम है, जो कि हर रोज़ रिपीट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू ब्रश योर टीथ, यू वॉश योर फेस, आप अपने दांत मांजते हैं और अपना मुंह धोते हैं। ये ऐसे काम है जो कि रोज़ाना होते हैं, रिपीट होते हैं, इसके लिए ये टेंस यूज़ होता है। आपकी अगर कोई आदत है, हर इंसान की आ, कुछ आदत होती हैं, एंड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। उन आदत के लिए भी यही टेंस यूज़ होता है। आपकी अगर सोच है, थॉट्स है, थिंकिंग है आपकी, आ, उसके लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। आपकी अगर कोई राय है, यानी ओपिनियन, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और आखिर में अगर कोई हकीकत है, आ, सच्चाई है, फैक्ट, उसके लिए भी ये टेंस यूज़ होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हैं, काफ़ी सिंपल हैं। आए इन्हें ज़रा देखें। पहली एग्जांपल है, आई नो हिम, देन ही स्टार्ट्स वर्क एट 8, और आखिर में शी डज अ जॉब। पहला जो सेंटेंस है हमें ये बताता है कि मैं उसे जानता हूँ, कोई शख्स है, मैं उसे जानता हूँ। दूसरा सेंटेंस हमें ये बताता है कि वो शख्स सुबह 8 बजे काम शुरू करता है। और आखिर में आ, कोई फीमेल है, उनका हमें बताया गया है कि आ, उनकी नौकरी है, शी डज अ जॉब। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कुछ वर्ब्स, इनके जो वर्ब्स हैं उन्हें बोल्ड फेस किया है। इसकी भी एक वजह है क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से वर्ब की शक्ल चेंज होती है। तो मसलन जो पहला सेंटेंस है, आई नो हिम, इसमें जो वर्ब नो है उसके साथ कोई एस नहीं है। इसी तरह अगर आप नीचे आए सेंटेंस में तो यहाँ पे आपको एक चेंज मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब जो है वो है स्टार्ट, लेकिन इसके साथ हमने एस लगाया है। ऐसा क्यों है? इसकी भी एक रीज़न है। ये एक ग्रामर रूल है फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हम देखेंगे आगे। ये उस रूल के मुताबिक इस मेन वर्ब के साथ हमने एस लगाया। इसी तरह शी के बाद जो वर्ब है डज, इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है वो डू है, डी ओ डू।
लेकिन यहाँ पे हमने ES लगाया है। इसकी क्या वजह है? ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा है। तो इसे भी हम अपने आगे जो हमारी स्लाइड आएगी उसमें हम देखेंगे कि ये है क्या। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो कुछ ऐसा है, बहुत ही सिंपल है कि पहले आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब या मेन वर्ब आएगा। ब्रैकेट्स में मैंने एस लिखा है, इसका मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा कि ये क्या है, और ये ऑप्शनल है। बाज़ जगह बाज़ सेंटेंसेस में ये वर्ब के साथ आएगा और बाज़ सेंटेंसेस में ये नहीं आएगा, जैसे कि आप पिछली एग्जांपल में पिछली एग्जांपल्स में देख चुके हैं। और आखिर में यू हैव ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एक्शन, द रिसीवर ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स आप देखें, एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहली एग्जांपल है ही नोज इंग्लिश और दूसरी है वी वांट आइसक्रीम। अब यहाँ पे नो के बजाय नोज है, यानी एस है इसके साथ, और दूसरे सेंटेंस में एस नहीं है, सिर्फ वांट है। स्टूडेंट्स ये जो रूल्स हैं ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है, और इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि रूल्स फॉर फॉर्मिंग द वर्ब, ऑफ कोर्स फॉर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो क्या है कि ऐड एस आफ्टर ही शी इट। नॉर्मली अगर आपने किसी सेंटेंस का में जो वर्ब दिखाना है, इफ़ इट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपने ही शी और इट, सब्जेक्ट में अगर ही आ रहा है, शी आ रहा है या इट आ रहा है, तो आपने लाजमी उसके साथ एस लगाना है। तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही लिसन्स टू म्यूजिक। अब ये आप देखें, ये मेन वर्ब जो है लिसन है, उसके साथ हमने एस लगाया है। उसकी वजह सब्जेक्ट में जो ही आ रहा है वो है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हुआ, बेसिक रूल है। रूल नंबर 2 क्या है कि ऐड ई एस आफ्टर ही शी इट इफ इट एंड्स इन सी एच ओ एस एच एक्स और एस एस। यानी अगर आपका सेंटेंस ही शी और इट से शुरू हो रहा है, ठीक, और उसके बाद जो वर्ब आ रहा है, आपने अगर उस वर्ब की शक्ल कुछ ऐसी है कि उसके आखिर में अगर सी एच आता है या ओ आता है या एस एच आता है या एक्स आता है या एस एस आता है, तो आपने उस वर्ब के आगे ई एस लगा देना है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। शी वॉचेस टीवी, यहाँ पे मैंने जो हमारे पास मेन वर्ब है वॉच, आप देखें कि वो ख़त्म सी एच पे हो रहा है, उसे मैंने बोल्ड फेस में रखा है। तो ये रूल हमारा यहाँ अप्लाई होता है। दिस वर्ब एंड्स इन सी एच, तो आपने सिंपली इसमें ई एस लगा देना है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट में भी तो शी है। ये रूल है ही शी और इट के लिए। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास सब्जेक्ट रूहान है, रूहान एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पे आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मिल गया, स्पेसिफिक नाम है इसका रोहान, यानी ही। गोज टू स्कूल, यहाँ पे आप देखें कि ओरिजिनल जो मेन वर्ब है वो गो है, ठीक, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट में हमारे पास ही आ रहा है, यानी रोहान आ रहा है, मेल आ रहा है, तो हमने सिंपली इस गो के बाद ई एस लगा के इसे गोज बना देना है। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि इफ अ वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, जैसा कि बी सी डी एटसेट्रा प्लस वाई, वाई खुद भी एक कॉन्सोनेंट है, और इसमें
इस वाई की एग्जांपल आपको वर्ड की शक्ल में दी है, स्टडी। स्टडी एक ऐसा वर्ड है जिसके आखिर में वाई आ रहा है और वाई कॉन्सोनेंट है। वी यूज आई एस आफ्टर ही शीट। अभी ये भी ही शीट का रूल है कि अगर सब्जेक्ट में आपके पास ही शीट आ रहा हो तो वर्ब की शक्ल कैसी होगी। तो इसमें जो हमारे पास मेन वर्ब है स्टडी, इसमें आप देखें कि ये चीज़ मैंने आपको एग्जांपल में भी दिखाई है कि लव स्टडी में आखिरी दो जो लेटर्स हैं वो डी और वाई हैं। तो डी जो है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद वाई आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट वाई आ रहा है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट हो उसके बाद वाई हो और उस लफ्ज से पहले ही शी या इट हो, तो आप उस वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे। आए जरा एग्जाम्पल्स में इन्हें देख लेते हैं। पहला जो सेंटेंस है इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट में आई है, यानी ना ही है, ना शी है, ना इट है। तो ये रूल तो आ, इस सेंटेंस पे अप्लाई ही नहीं होगा, मतलब वर्ब की शक्ल चेंज नहीं होगी, स्टडी स्टडी रहेगा। आई स्टडी मैथमेटिक्स। अब इसकी हम दूसरी शक्ल देखते हैं। सब्जेक्ट में हम आई को हटा के ही लगा देते हैं। अब देखें वर्ब की शक्ल क्या बनी, स्टडीज। वही ऊपर जो हमने ये वर्ड रखा है कि इसमें आखिर में डी और वाई आ रहा है, तो आपने वाई को हटा के आई ई एस लगा देना है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, ही स्टडीज मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इस टेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वी टॉक अबाउट आवर लाइफ, आवर डेली रूटीन, आवर हैबिट्स, आवर हॉबीज़, इसलिए ये टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये टेंसेस में बेसिक टेंस है। स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, इसे आपने याद रखना है। बट यू कैन मेक एग्जाम्पल सेंटेंसेस आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सेंटेंसेस का आपने रटा नहीं लगाना। नो रोट लर्निंग इज रेकमेंडेड। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। बट इन केस you have any questions, just note them down. We'll discuss them on Sundays uh, via Skype। और उसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता दूंगा। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा मीटिंग टाइम है, वो वहीं पे शेयर होगा। होप टू सी यू सून। टेक केयर। हैप्पी लर्निंग।